Welfare aspect. It aims to create a happy, healthy and satisfied workforce. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसका ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि वो एक हेल्दी, हैप्पी और सेटिस्फाइड वर्कफोर्स क्रिएट करे। अगर एम्प्लॉयज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन में खुश है और वो सेटिस्फाइड है तो एब्सेंटिज्म भी कम होगा और टर्नओवर मींस एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर भी नहीं जाएंगे। इट इंश्योर्स एम्प्लॉयज़ वेलबींग, कंफर्ट एंड सेफ्टी एट द वर्क प्लेस। ये इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज़ अपने वर्क प्लेस में बिल्कुल सेफ है और कंफर्टेबल है। एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग सेफ वर्किंग कंडीशन मीन्स सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना। सेकेंड, हेल्थ एंड हाइजीन फैसिलिटी, क्लीन वॉशरूम्स, रेस्ट रूम्स और उनका हेल्थ का ध्यान दें। कैंटीन्स, रेस्ट रूम्स, क्रैश। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस चीज़ का भी ध्यान देना होगा कि वहाँ पे कैंटीन है, रेस्ट रूम्स है जहाँ पे जाकर एम्प्लॉयज़ थोड़ा रेस्ट कर सके। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल फैसिलिटीज मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इस चीज़ को इंश्योर करना होगा कि हर एक एम्प्लॉय को प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जैसे आपने सुना होगा ऑर्गेनाइजेशन में पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ मिलता है। अगर किसी का नाइट शिफ्ट है तो उनके केस में स्पेशल फ्री कैब सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है स्पेशली वुमेन को। नेक्स्ट है रिक्रिएशन एंड वेलफेयर प्रोग्राम टू कीप एम्प्लॉयज हैप्पी, रिलैक्स एंड सोशली कनेक्टेड विच इम्प्रूव्स मोरल एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस। मीन्स कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ होते रहता है ऑर्गेनाइजेशन में जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी, क्रिकेट एसोसिएशन, कुछ कल्चरल इवेंट्स हो गया। सपोज अभी दिवाली था तो बहुत सारे कंपनीज में ऐसा था कि दिवाली वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, प्रॉपर एम्प्लॉयज़ को बुलाया गया कि आप एथनिक वियर में आओ, उनको दिवाली में गिफ्ट्स दिया गया। तो ये सब क्या है, ये हम एम्प्लॉयज़ के बारे में सोच रहे हैं ताकि एम्प्लॉयज़ जो है वो खुश रहे और सेटिस्फाइड रहे अपने काम से। वर्क लाइफ बैलेंस एक्टिविटी टू हेल्प एम्प्लॉयज़ मैनेज देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ स्मूथली। ये इसलिए होता है ताकि एम्प्लॉयज़ जो है वो अपना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को ही साथ में अच्छे से मैनेज कर सके। एग्जाम्पल, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, वर्क फ्रॉम होम। जब से कोविड आया है बहुत सारे कंपनीज वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रहे थे, अभी भी बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड कर रही है। तो इस केस में क्या है, स्पेशली अगर हम वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात करें तो वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत अच्छा हो गया कि अब वो घर भी मैनेज कर पा रही हैं और साथ ही साथ वो अपना प्रोफेशनल कैरियर भी कंटिन्यू कर पा रही हैं। मैटरनिटी, पैटर्निटी लीव्स, बहुत सारे कंपनीज में ऐसा होता है कि आजकल पैटर्निटी लीव्स भी मिलता है। मीन्स पहले मदर्स को तो मिलता ही था 6 मंथ्स, जो कि वैरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो 6 मंथ्स मदर को भी मिलेगा लीव जो कि पेड लीव होता है और साथ ही साथ फादर को भी मिलेगा ताकि वो सपोर्ट कर सके अपने फैमिली को। मेंटल सपोर्ट हेल्थ प्रोग्राम्स, फ्री हेल्थ चेकअप, आपने सुना होगा कि ईयरली फ्री हेल्थ चेकअप्स मिलता है। तो ये सब क्यों मिल रहा है, ताकि एम्प्लॉयज़ को फील हो सके कि ऑर्गेनाइजेशन उनका ध्यान दे रहा है, उनको वैल्यू दे रहा है, उनका ख्याल रख रहा है। अगर एम्प्लॉय को ये चीज़ फील होगा तो वो अपना 100% देंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और अगर वो अपना 100% देंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ज़रूर अचीव हो। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्कोप, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एस्पेक्ट। इससे पहले हमने पर्सनल एस्पेक्ट और वेलफेयर एस्पेक्ट देखा था जिसमें दोनों ही एम्प्लॉयज से रिलेटेड है। अब है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एस्पेक्ट। इट फोकसेस टू मेंटेन पीसफुल एंड प्रोडक्टिव रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज और देयर यूनियंस। ये इस चीज पे फोकस करता है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बना रहे। अगर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में अच्छा रिलेशन रहेगा तो किसी भी तरीके का स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, ये सब एक्टिविटी नहीं होगा। अगर ये सब नहीं होगा तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो कंटिन्यूअस तरीके से चलता रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, ज़्यादा सेल्स होगा सपोज, और ज़्यादा सेल्स होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा और अल्टीमेटली जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल या ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा। इट एम्स टू इंश्योर इंडस्ट्रियल पीस, अवॉइड स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। इसका मेन एम ये है कि एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में एक कोऑपरेशन बना रहे, मीन्स दोनों साथ मिलजुल कर रहे, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो दोनों। एग्जाम्पल, कलेक्टिव बार्गेनिंग। Collective bargaining is the process where the management and employee representatives, usually unions, discuss and agree on employment terms and conditions. Example, negotiating salary hikes with union. Collective bargaining क्या है?
ये एक तरह का बार्गेनिंग होता है जो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में होता है। अब सपोज एक कंपनी में 5000 एम्प्लॉय है, तो 5000 एम्प्लॉय तो जाकर मैनेजमेंट से नहीं बात कर सकता है ना। तो क्या होता है कि एम्प्लॉय अपना एक यूनियन क्रिएट करता है और उस यूनियन का एक लीडर होता है, और जनरली वही लीडर जो है वो जाकर मैनेजमेंट से बात करता है। अब सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉय के वर्किंग आवर्स रिलेटेड या वेजेस रिलेटेड कुछ पॉलिसी में चेंज आया। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में 5000 एम्प्लॉय काम करता है, तो मैनेजमेंट से वो 5000 एम्प्लॉय एक साथ जाकर तो बात नहीं कर सकता है। तो जनरली ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसमें जो यूनियन लीडर होता है वो जाकर मैनेजमेंट से डिस्कस करता है, और यूनियन लीडर जो है वो एम्प्लॉयज़ का बात एक तरीके से मैनेजमेंट के पास रखता है कि एम्प्लॉयज़ का क्या डिमांड है, और एम्प्लॉय और मैनेजमेंट दोनों ही डिस्कस करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे और एक सर्टेन पॉइंट में आकर अग्री करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। तो एग्जाम्पल, नेगोशिएटिंग सैलरी हाइक्स विथ यूनियंस। अब मान लो सैलरी हाइक के बारे में डिस्कस किया गया था, मान लो कि एम्प्लॉयज़ को 20% हाइक चाहिए और मान लो मैनेजमेंट बोल रहा था 5% ही हाइक प्रोवाइड करेंगे, बट हो सकता है नेगोशिएशन के बाद वो लोग आकर 15% में अग्री कर जाएं। तो ये हो गया कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स क्या है? दीज आर फॉर्मल स्टेप्स टेकन व्हेन एम्प्लॉयज वायलेट कंपनीज रूल्स और शोज मिसकंडक्ट। अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी तरीके का कंपनी का रूल्स या रेगुलेशंस को वायलेट कर रहा है, तो उस केस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। एक्शन कुछ भी हो सकता है, या तो उससे सस्पेंड किया जा सकता है, या वार्निंग देके छोड़ दिया जा सकता है, वर्बल या रिटन, या एक्सट्रीम केसेस में उन्हें टर्मिनेट भी किया जा सकता है। नेगोशिएशन एंड सेटलमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। It refers to discussion between management and employees or unions to resolve conflicts peacefully without strikes or lockout. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये भी रोल है कि वो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में नेगोशिएट करेंगे ताकि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट ना हो। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो कन्फ्लिक्ट सेटलमेंट में भी उनका रोल है। मीन्स वो कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके का डिससेटिस्फैक्शन जो है उसे रिजॉल्व किया जा सके सही टाइम पे, ताकि लॉकआउट्स या स्ट्राइक का सिचुएशन क्रिएट ना हो और ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली काम कर सके और ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड डिस्प्यूट्स मीन्स किसी भी तरीके का अगर डिससेटिस्फैक्शन है एम्प्लॉयज में, किसी भी तरीके का कंप्लेंट है, अगर मान लो एम्प्लॉयज खुश नहीं है किसी पर्टिकुलर चीज़ से, चाहे वो पॉलिसी हो, ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी नया रूल रेगुलेशन हो, अगर उस चीज़ से वो खुश नहीं है, एक्शन मतलब अगर एम्प्लॉय किसी भी तरीके का कंप्लेंट लेकर आ रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पास, अगर वो किसी भी चीज़ से डिससेटिस्फाइड है रिलेटेड टू वर्क, पेमेंट, सैलरी या किसी भी तरीके का मिसबिहेवियर हुआ हो उसके साथ, तो उस केस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना होगा। अब सपोज एक फीमेल एम्प्लॉय है और वो कंप्लेंट लेकर आती है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास कि लास्ट 7 to 10 डेज से उससे एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है। मीन्स जहाँ बाकी सारे लोग सिर्फ 8 घंटे काम कर रहे हैं उससे 12 घंटा काम करना पड़ रहा है। तो इस केस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा, उसे देखना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए किया जा रहा है, और तुरंत एक्शन लेना होगा ताकि ये चीज़ रिपीट ना हो। तो आज हमने देखा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप क्या है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।